प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप चेतक की वीरता से संबंधित प्रश्नों के सही और आसान उत्तर ढूंढ रहे हैं और वो भी ऐसे कि परीक्षा में आपको पूरे अंक मिल जाएं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अंत तक बने रहिए। नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल में। आज हम कक्षा 6 हिंदी मल्हार पुस्तक के पाठ चेतक की वीरता, जो कि 11वां पाठ है, उसको उसका जो प्रश्न अभ्यास है उसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस कड़ी में प्रथम बिंदु है पाठ से, जिसके तहत आता है मेरी समझ से। इसका कै भाग है? नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। तो चलिए बना देते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन मिले हुए हैं आपको, और इन 4 में से एक ऑप्शन सही है, एक विकल्प बिल्कुल सही है। वैसे आपको देखने में चारों विकल्प सही लगेंगे, लेकिन इनमें से सटीक उत्तर आपको चुनना है। तो पहला ऑप्शन है चेतक बादल की तरह। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ा। तो इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मैंने कविता को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यदि आपने उस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना है तो आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पहचान लेंगे। तो चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ा। देखिए, चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ा। दूसरा विकल्प, चेतक शत्रु की सेना को चारों ओर से घेर कर उस पर टूट पड़ा। तीसरा, चेतक हाथियों के दल के समान बादल के रूप में शत्रु की सेना पर टूट पड़ा। या चेतक नदी के उफान के समान शत्रु की सेना पर टूट पड़ा। तो किस विकल्प के सामने आप स्टार लगाने जा रहे हैं, सितारा लगाने जा रहे हैं, वो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। इसमें पहला ही विकल्प सही है कि चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। लेकर सवार उड़ जाता था, इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए आया है। तो लेकर सवार उड़ जाता था, इस पंक्ति में जो सवार शब्द है वो महाराणा प्रताप के लिए आया है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला है चेतक, दूसरा महाराणा प्रताप, तीसरा कवि और चौथा शत्रु। तो महाराणा प्रताप के सामने स्टार बना दें और आगे बढ़े। अगला इसमें एक है बिंदु, देखिए। अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने इन्हीं उत्तरों को क्यों चुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बुद्धि के विकास के लिए। हो सकता है ये प्रश्न ज्यों का त्यों परीक्षा में न पूछा जाए, लेकिन आपके माइंड के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो देखिए, चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। चेतक अपनी तेज गति के कारण एक जगह से दूसरी जगह क्षण भर में पहुंच जाता था। अपनी चालों के कौशल के कारण, उसकी चालों में अनेकों प्रकार के कौशल थे। वो पूरी युद्ध भूमि में प्रत्येक स्थान पर बिना डरे पहुंच जाता था, हवा के झोंके की तरह। और हवा के हल्के स्पर्श से ही वह अपने ऊपर सवार अपने मालिक, अपने राजा महाराणा प्रताप को लेकर तेज गति से उड़ जाता था, एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता था। चेतक राणा प्रताप का एक बड़ा ही दिव्य घोड़ा था, विचित्र घोड़ा था, जिस कारण हमने सवार शब्द राणा प्रताप के लिए यहां पर चुना है। इस प्रकार से आप कारण दे सकते हैं। अगला बिंदु है इसमें पंक्तियों पर चर्चा। देखिए, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए कि आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। कक्षा में अपने विचार अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको आपकी जो एक्सरसाइज नोटबुक है उसमें भी इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। तो इसमें पहला ही प्रश्न है, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो इस पंक्ति का जो भावार्थ है, सरलार्थ है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। फिर से देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध भूमि में अपनी चाल के हुनर, अपनी चाल की कला कौशल का परिचय देते हुए भयानक भालों के बीच से, भयानक तीरों और तलवारों के बीच से, ढालों के बीच से भी मानो उड़ करके निकल जाता था, बिना डरे, ढालों की बिना प्रवाह किए, धनुष बाणों की बिना प्रवाह किए,
उनके बीच में से होकर के निकल जाता था। वह तलवारों के बीच में से इतनी तेज दौड़ कर निकल जाता था। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि चेतक को कोई भी बाधा रोक नहीं सकती थी। वो युद्ध भूमि में अपना पूरा युद्ध कौशल दिखलाता था और अपनी मर्जी का मालिक था, उसको कोई रोकने वाला नहीं था। वो जहां जाए वहां जा सकता था युद्ध भूमि के अंदर। दूसरा प्रश्न देखिए इसमें, दूसरी पंक्ति है, भाला गिर गया, गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार से इसका अर्थ करेंगे, देखिए। चेतक शत्रु सेना पर भयानक बादल बनकर वज्र के समान, वज्र कहते हैं जैसे बादलों से बिजली गिरती है और वो सब कुछ जला देती, जिस पर गिरती है उसका नामो निशान मिटा देती है, उसी प्रकार से जो वज्र के समान जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, वो शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। कहने का मतलब क्या है कि शत्रु की सेना में कोहराम मच जाता था, बादलों की तरह वो शत्रु सेना पर छा जाता था। शत्रुओं के भाले और तरकश युद्ध भूमि में गिर गए थे क्योंकि घोड़े के पैरों की टापों से उनका सारा शरीर, शत्रु का, दुश्मन का सारा शरीर घायल हो गया था, छलनी हो गया था। वो अपनी टापों से कितनों को मार डालता था। मिलकर करें मिलान। चलिए मैच इट कर लेते हैं। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही भावार्थ में मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठे हैं आपकी सहायता करने के लिए। देखिए हमने एक सुंदर सी तालिका आपके लिए बना करके रेडी कर दी है। ठीक है, आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे ब्लॉग स्पॉट वी के हिंदी संस्कृत गुरुकुल .blogspot.com पर जाकर के आप जो है देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो प्यारे बच्चों क्या है, देखिए पंक्ति, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो इसका मतलब क्या है, इसको आप दो से मिला देंगे, यानी कि हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक ऐसे दौड़ लगा रहा था मानो हवा और चेतक में कोई कंपटीशन हो गया हो, कोई रेस कंपटीशन चल रहा हो, कोई प्रतियोगिता हो रही है। दूसरी पंक्ति देखिए, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। तो इसको नंबर 3 से मिला दीजिए। इसका भावार्थ क्या है कि शत्रुओं के सिर के ऊपर से होता हुआ वह एक छोर से दूसरे छोर तक ऐसे दौड़ता जैसे आसमान में दौड़ रहा हो। नंबर 3 को नंबर 4 से मिला दीजिए। नंबर तीसरी पंक्ति क्या है, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। तो चेतक की फुर्ती ऐसी विचित्र फुर्ती थी, ऐसी कि लगाम के थोड़ा सा हिलते ही वो सरपट हवा में उड़ने लगता था, अपने सवार के भाव को समझ करके दौड़ने लग जाता था। चौथी पंक्ति है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। चेतक की फुर्ती, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इसको नंबर 5 से मिला दीजिए। और राणा की पूरी निगाह मुड़ने से पहले, राणा की पूरी नजर मुड़ने से पहले, राणा की पूरी आंख या दृष्टि मुड़ने से पहले ही वह उस तरफ मुड़ जाता था। कहने का मतलब क्या है कि वो अपने मालिक का, अपने राजा के मन के भाव को समझता था। पांचवी पंक्ति देखिए क्या है, पांचवी पंक्ति है, विकराल वज्र में बादल सा अरिसी सेना पर गहर गया। इसको नंबर 1 से मिला दीजिए। शत्रु की सेना पर भयानक वज्र में बादल बनकर के टूट पड़ता और शत्रुओं का नाश कर देता था, शत्रुओं में कोहराम मचा देता था। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। शीर्षक, इस कविता के शीर्षक पर चर्चा कर लेते हैं। यह कविता मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह कविता हल्दी घाटी शीर्षक नाम की एक काव्य कृति है और उसका एक छोटा सा अंश यहां पर लिया गया है। यहां इसका शीर्षक चेतक की वीरता दिया गया है। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? देखिए इस प्रश्न में दो प्रश्न छुपे हैं। एक तो आपको बताना है कि आपको अगर इसका नाम रखना पड़े इस कविता का तो आप क्या नाम रखेंगे और उसके पीछे लॉजिक क्या होगा, यानी कि क्यों वो नाम आप सुझाएंगे, ये भी बताना है। तो बिंदुवार इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए चेतक की वीरता शीर्षक ही इस कविता का सार्थक शीर्षक है मेरी नजर में। आप दूसरा नाम देना चाहे दे सकते हैं, क्योंकि चेतक बिना डरे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा था, जिसे देखकर शत्रु सेना भी दंग रह गई थी। कविता की रचना, अब कविता की रचना देख लेते हैं क्या है कविता की रचना।
के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। चेतक बन गया निराला था, पड़ गया हवा से पाला था, पड़ गया हवा को पाला था, राणा प्रताप का कोड़ा था, या आसमान पर घोड़ा था। यहां पर कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया गया है। तो ये जो रेखांकित शब्द हैं, जिन शब्दों को अंडरलाइन किया गया, आप इन पर ध्यान दीजिए। ये शब्द बोलने और लिखने में थोड़े थोड़े आपस में मिलते जुलते से आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कोड़ा, घोड़ा, निराला, पाला। तो इस तरह की जो शब्दावली कविता में की जाती है प्यारे बच्चों, उसको तुकबंदी कहते हैं। और इस प्रकार की रचना को तुकांत कहते हैं, तुकांत शैली कहते हैं। तो इस प्रकार की जो रचनाएं हैं उनको गाया जा सकता है। इस प्रकार की रचनाएं, इस प्रकार की जो तुकबंदी है, वो विशेषकर कविताओं में या गीतों में उपयोग की जाती है। कभी कभी कविता अतुकांत भी होती है, माने कभी कभी कविताएं आपको ऐसी भी पढ़ने को मिलेंगी जिनमें इस प्रकार की तुकबंदी नहीं होगी, लेकिन इस कविता में तुकबंदी है। और इस कविता में जो तुकबंदी है और उसमें जो शब्द हैं उनकी आपको एक सूची बनानी है। तो सूची बना करके आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिए। देखिए किस प्रकार की सूची हमने आपके लिए तैयार कर दी है। जैसे देखिए, उड़, मुड़, चालों, भालों, यहाँ, वहां, जहां, कहां, ढालों, करवालों, लहर, ठहर, निशंग, अंग, दंग, रंग। इस प्रकार की एक शब्दावली की सूची तैयार है आपके लिए। शब्द के भीतर शब्द, ये एक शब्द पहेली है, ये मान करके चलें। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, यह आसमान का घोड़ा था। तो आसमान शब्द के भीतर कौन कौन से शब्द छुपे हुए हैं, आपको ढूंढने हैं कौन कौन से शब्द छिपे हुए हैं। तो आस एक शब्द मुझे दिख रहा है। दूसरा समान भी इसमें छुपा हुआ है, मान, सम, आन, नस आदि बहुत सारे शब्द इसके अंदर छुपे हुए हैं। आप इस प्रकार से कोई भी शब्दों की अंताक्षरी खेल सकते हैं, जिससे आपकी जो शब्द संपदा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको शब्दों का बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। अब इसी प्रकार कविता में से कोई 5 शब्द चुनकर उनके भीतर के शब्द आपको खोजने हैं। अब आपको खोजने हैं, ये आपके लिए एक टास्क है। देखिए, हमने आपकी हेल्प करने की कोशिश की है। जैसे चौकड़ी, चौकड़ी में आपको कई सारे शब्द दिख रहे होंगे, जैसे कड़ी, चौक, चौड़ी, सवार में सर, रस, वार, दिखलाया में दिख, दिया, लाया, बादल में दल, बाद, बाल, करवाल में कर, कल, वाल आदि। इस प्रकार से एक शब्द के अंदर प्यारे बच्चों कई सारे शब्द आपस में छिपे रहते हैं। उन शब्दों को आप ढूंढ करके यदि अलग निकालने की प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे आपकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो रिच हो जाएगी। भाषा के ऊपर आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। आगे चलते हैं समानार्थी शब्द। प्यारे बच्चों, नाम से ही पता चल गया होगा कि अब किस चीज की चर्चा करने वाले हैं। समान है अर्थ जिनके, कहने का मतलब क्या है कि शब्द एक होता है, लेकिन उसी एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। कुछ शब्द समान, समान माने इक्वल, बराबर अर्थ वाले होते हैं। जैसे है, अश्व और घोड़ा, ये एक ही जीव के 3 नाम हैं, एक ही जीव के लिए प्रयोग की जाने वाली 3 संज्ञाएं हैं। इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। लेकिन यहां पर दिए गए शब्दों से उस शब्द पर घेरा बनाइए जो समानार्थी न हो। विशेष ध्यान दीजिए, क्या पूछा गया है, मतलब वो समानार्थी नहीं होना चाहिए। अलग भाव वाला शब्द, अलग अर्थ वाला शब्द आपको ढूंढना है जो इस परिवार से मैच नहीं करता। जैसे देखिए, हवा, पहला शब्द है इसमें हवा। अब हवा के समानार्थी शब्द क्या है, पवन है, बयार है। लेकिन अनल जो है वो हवा का समानार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि अनल का अर्थ होता है अग्नि। इसलिए इसी के ऊपर आप पेंसिल से गोल दायरा लगा दीजिए। अगला शब्द है रण। अब रण का अर्थ होता है युद्ध या समर, लेकिन यहां पर एक शब्द तुरंग भी दिया है इस परिवार में, लेकिन ये तुरंग शब्द यहां मैच नहीं कर रहा, क्योंकि तुरंग शब्द का अर्थ युद्ध भूमि, समर, रण आदि नहीं होता, बल्कि तुरंग का शब्द तो घोड़ा होता है संस्कृत में। इसलिए जो है इसको आप गोल दायरे के अंदर बंद कर दीजिए। अगला है आसमान। आसमान माने आकाश, ये ठीक है। गगन, ये भी ठीक है। नभचर, अब देखिए कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे। नभ माने आकाश होता है, लेकिन नभ प्लस चर 2 शब्द है यहां पर।
आकाश में विचरण करने वाले, अर्थात पक्षियों को कहा जा रहा है यहाँ पर। तो नभचर जो है यहाँ पर है विसमानार्थी शब्द है, माने उसका जो अर्थ है वो इसके समान नहीं है। अगला शब्द देख लीजिए, नद। नद का अर्थ होता है नदी, सरिता, तटनी, लेकिन यहां पर नाद शब्द भी आया है। अब लिखने में बोलने में आपको एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन नाद शब्द का अर्थ होता है ध्वनि का नाद। तो ये बिल्कुल अलग अर्थ लिए हुए है, आप इसको जो है क्या करेंगे, गोल दायरे में बंद कर देंगे। अगला शब्द है करवाल। अब करवाल का मीनिंग मैंने आपको बताया था, तलवार या असी, लेकिन ढाल शब्द बिल्कुल इसका विपरीत है। ढाल भी एक अस्त्र है, लेकिन वो जो अस्त्र है, वो जो शस्त्र है, वो वार को रोकने के लिए होता है, जबकि तलवार वार को करने के लिए होता है। ठीक है, अटैक करने के लिए तलवार होती है, और ढाल उस अटैक को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। तो बिल्कुल मीनिंग अलग है, इसलिए ढाल जो है यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा। आप ढाल को जो है गोल दायरे में बंद कर दीजिए। ठीक है मेरे बच्चों। अगला है आज की पहेली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बूझो तो जाने। ठीक है, जान लेते हैं। तीन अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता रात में सोता, यही है मेरी पहचान। तीन अक्षर का मेरा नाम। तो तीन अक्षर का मेरा नाम क्या है? न य न, नयन। नयन माने आंख। ठीक है, तीन अक्षर का उल्टा सीधा एक समान। लास्ट वाले न को आगे कर दो और आगे वाले न को पीछे कर दो, तो फिर भी उल्टा सीधा एक समान हो जाएगा। दिन में जगता है और रात में सोता है, ये इसकी पहचान है। जब सोते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं। अगली पहेली देखिए, एक पक्षी ऐसा अलबेला। अब ये पहेलियां ना प्यारे बच्चों, आप याद कर लीजिए, और ये पहेलियां याद करके अपने माता पिता के साथ, अपने कजन ब्रदर सिस्टर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इन पहेलियों को पूछिए। ठीक है, बूझो तो जाने है, आप इन पहेलियों को बूझिए। आप इस प्रकार की एक्टिविटी अपने स्कूल की असेंबली में भी कर सकते हैं। असेंबली में भी आप जो है पहेलियां पूछ सकते हैं। तो आपको बोलना है कि भाई मेरी क्लास के बच्चे तो चुप रहेंगे, बाकी के दूसरी क्लास के बच्चे इसका आंसर देंगे, क्योंकि आपकी क्लास के बच्चों को तो पता है ना, तो दूसरी क्लास के बच्चों से पूछना। ठीक है, तो आपको जो है बड़ा आनंद आएगा, आपके टीचर्स को भी बड़ा आनंद आएगा, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ा रहा अंबर का छोर। वाह जी वाह। एक पक्षी ऐसा अलबेला देखा हमने, विचित्र पक्षी देखा कि बिना पंख उड़ रहा अकेला, उसके पंख ही नहीं और अकेला उड़ रहा है। बांध गले में लंबी डोर, और अपने गले में काफी लंबी रस्सी उसने बांध रखी है, डोरी बांध रखी है। पकड़ रहा अंबर का छोर, और आकाश का छोर उसने पकड़ रखा, किनारा पकड़ रखा। तो सीधा सा इसका मीनिंग हो गया पतंग। अगली पहेली क्या है? रात में हूं, दिन में नहीं, दिए के नीचे हूं, ऊपर नहीं, बोलो बोलो मैं हूं कौन? तो रात में हूं, रात में हूं, अंधेरे में मैं दिखाई देता हूं, लेकिन कब? दिन में नहीं, दिन में तो मैं दिखाई नहीं देता। दिए के नीचे हूं, दिए के नीचे छुपा रहता हूं, ऊपर नहीं, बोलो कौन? तो मैं कौन हूं? मैं परछाई हूं, क्योंकि मैं रात में तो मैं जो है कहीं दिखाई देती नहीं हूं, दिन में मेरा जो है अलग ही जो है आलम होता है। हैं? कई बच्चे तो रात में परछाई देख करके डर भी जाते हैं। परछाई का मतलब होता है प्रतिबिंब। ठीक है, जिसको शैडो कहते हैं। अगली पहेली है, मुझ में समाया फल, फूल और मिठाई। अब तीनों चीज मुझ में समाई हुई हैं, फल भी, फूल भी और मिठाई भी। सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई। बताओ भाई क्या है? गुलाब जामुन। अब गुलाब में देखो फूल भी है, जामुन फल भी है, मतलब फूल भी समाया हुआ है और फल भी समाया हुआ है, जबकि न ये फूल है न फल है, बल्कि ये तो एक मिठाई है। ठीक है ना? और याद करते ही मुंह में पानी आ गया है। अगली सॉरी, अगली पहेली क्या है? अगली पहेली है, सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं। बताओ क्या है? सड़क है लेकिन उस पर गाड़ी नहीं चला सकते, जंगल है लेकिन उसमें पेड़ नहीं है, शहर है लेकिन शहर में घर नहीं है, उसमें समंदर भी है लेकिन फिर भी वो सूखा है, उसमें पानी नहीं है। तो वो है मैप, यानी कि नक्शा, यानी कि मानचित्र। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो है ये कविता का जो पूरा का पूरा प्रश्न अभ्यास है ये कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने चैनल वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, एक
खास जानकारी विशेष रूप से आप याद रखें। इस पाठ से संबंधित या जितने भी पार्ट्स हैं उनसे संबंधित जो नोट्स हैं, रिटन नोट्स और जितना भी स्टडी मटेरियल है वो हमारे ब्लॉग पर आपको मिल जाएगा। आप हमारा ब्लॉग जरूर विजिट करें। डिस्क्रिप्शन में आप जब वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो उसमें वीडियो का ब्लॉग का जो है एड्रेस है, उसको जब आप सिलेक्ट करेंगे और उसको ओपन करेंगे तो क्रोम में जाकर के खुल जाएगा और सारे के सारे रिटर्न नोट्स आपको वहां उपलब्ध हो जाएंगे बिना किसी ऐड वगैरह के। वहां पर कोई ऐड आपको परेशान करने वाला नहीं है। ठीक है, बता भी मैं देता हूं हमारे उस ब्लॉग का जो एड्रेस है वो है वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल .blogspot.com। इसी तरह आसान और शानदार तरीके से पढ़ने के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल से और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुभ आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।